नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। तो आज की क्लास में हिंदी व्याकरण के कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में पढ़ेंगे जो परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं। तो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है आज की क्लास, तो आप सभी वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और जो भी विद्यार्थी पहली बार क्लास ले रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि ऐसे ही प्रश्न चैनल पर डेली कराए जा रहे हैं। तो आप अपनी तैयारी के लिए चैनल से जुड़ सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं पहला प्रश्न। तो देखिए, पहला प्रश्न है, दो अथवा दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए सार्थक शब्द को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए संधि, बी समास, सी छंद या ऑप्शन डी अव्यय। तो राइट आंसर क्या होगा? परीक्षा वाला प्रश्न है कि दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को क्या कहा जाता है? तो राइट आंसर आपको याद रखना है, ऑप्शन बी समास कहा जाता है। याद रखिएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? ऑप्शन ए 10, 12, 16 या 18। तो राइट आंसर क्या होगा कि चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो राइट आंसर याद रखिएगा, ऑप्शन सी 16 मात्राएं होती हैं। चौपाई एक सममात्रिक छंद है, इसमें चरण होते हैं 4 और प्रत्येक चरण में मात्राएं होती हैं 16। याद रखिएगा, एक प्रश्न यहाँ से बन सकता है। अगला प्रश्न है, अतिवृष्टि का विलोम शब्द क्या है? ऑप्शन ए न्यून वृष्टि, बी लघु वृष्टि, सी अल्प वृष्टि या ऑप्शन डी अनावृष्टि। तो राइट आंसर क्या होगा? अतिवृष्टि का विलोम शब्द क्या है? विलोम शब्द से प्रश्न पूछा जाता है, तो ध्यान से इसका आंसर देखिएगा कि अतिवृष्टि का विलोम शब्द होता है ऑप्शन डी अनावृष्टि। याद रखिएगा, अनावृष्टि राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जिस समास में कोई पद प्रधान नहीं होता उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए तत्पुरुष समास, बी बहुव्रीहि समास, सी द्वंद्व समास या ऑप्शन डी द्विगु समास। तो राइट आंसर क्या होना चाहिए कि जिस समास में कोई पद प्रधान ना हो उसे क्या कहा जाता है? यानी जिस समास में दोनों पद प्रधान ना हो बल्कि कोई तीसरे पद की प्रधानता होती है, वहां पर होता है बहुव्रीहि समास। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगर यहीं पर आपसे पूछा जाता कि कौन सा समास है जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, तो राइट आंसर होता द्वंद्व समास। अगर आपसे पूछा जाता कि ऐसा कौन सा समास है जिसमें प्रथम पद संख्यावाची होता है, तो राइट आंसर होता द्विगु समास। याद रखिएगा, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा बहुब्रीहि। ऐसा समास है जिसमें दोनों पदों की प्रधानता नहीं होती बल्कि किसी तीसरे पद की प्रधानता होती है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में कितने संयुक्त व्यंजन वर्ण हैं? ऑप्शन ए 3, 4, 5 या 2। तो देखिए, वर्णमाला में संयुक्त व्यंजन वर्ण आपसे पूछा गया है, तो याद रखिएगा ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं ये भी आप देख लीजिए। तो देखिए, याद रखिएगा 4 वर्ण कौन कौन से हैं जो संयुक्त वर्ण कहलाते हैं। देखिए, याद रखिएगा 4 वर्ण हैं जो संयुक्त वर्ण कहलाएंगे। तो यहाँ पर अगर प्रश्न आपसे परीक्षा में पूछा जाता है, ये प्रश्न मैंने पहले भी कराया था, तो याद रखिएगा संयुक्त वर्ण आपसे पूछा गया था वर्णमाला में, तो कितने होते हैं? 4। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है, लिंग की दृष्टि से सरसों कैसा शब्द है? ऑप्शन ए पुल्लिंग, बी स्त्रीलिंग, सी उभयलिंग या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा कि सरसों कैसा शब्द है? तो राइट आंसर याद रखिएगा, ऑप्शन बी राइट होगा, स्त्रीलिंग शब्द है, क्योंकि सरसों पीली होती है ना कि पीला होता है। तो याद रखिएगा सरसों कैसा शब्द है? तो सरसों स्त्रीलिंग शब्द होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से संख्यावाचक विशेषण है? ऑप्शन ए गरीब, बी कैसा, सी कुछ या ऑप्शन डी कला। तो राइट आंसर क्या होगा कि संख्यावाचक विशेषण इनमें से कौन सा है? तो संख्यावाचक विशेषण भी 2 प्रकार का होता है। तो देखिए, एक होता है निश्चित संख्यावाचक और दूसरा होता है अनिश्चित संख्यावाचक। तो सरल प्रश्न है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कुछ। कुछ संख्यावाचक विशेषण है पर अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। याद रखिए। अगला प्रश्न है, शब्द निर्माण की सूक्ष्म इकाई क्या है? ऑप्शन ए अक्षर, बी वाक्य, सी वर्ण या ऑप्शन डी पद। तो देखिए, ध्यान से देखिएगा प्रश्न को कि शब्द निर्माण की सूक्ष्म इकाई आपसे पूछा गया है। शब्द, तो शब्द कैसे बनेगा? शब्द कैसे बनेगा? शब्द बनेगा ऑप्शन सी वर्णों से। वर्ण यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो ठीक है, तो वर्ण यहाँ पर राइट आंसर होगा कि शब्द निर्माण की सूक्ष्म इकाई होगी वर्ण। अगला प्रश्न है, संविधान के किस भाग में हिंदी को भारत की राजभाषा कहा गया है? ऑप्शन ए भाग 15, ऑप्शन बी भाग 17, ऑप्शन सी भाग 18 या ऑप्शन डी भाग 14। तो राइट आंसर क्या होगा कि संविधान के किस भाग में हिंदी को भारत की राजभाषा कहा गया था? तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा भाग 17 में। याद रखिएगा, भाग 17 में। और आर्टिकल भी अगर आपसे पूछा जाए तो वो भी आपको याद रखना है, आर्टिकल होगा 343।
ठीक है, ये भी याद रखिएगा। अगर आपसे पूछा जाए भाग, अगर आपसे पूछा जाए तो 17 होगा, और अगर आर्टिकल आपसे पूछा जाता है तो 343 होगा। ठीक है, क्लियर है आपको। अगला प्रश्न है, कमर कसना मुहावरे का सही अर्थ है। ऑप्शन ए सतर्क रहना, बी दंडित करना, सी दृढ़ निश्चय करना, या ऑप्शन डी कमर में दर्द होना। तो देखिए, कमर कसना मुहावरे का सही अर्थ क्या होना चाहिए? सतर्क रहना, या दंडित करना, या दृढ़ निश्चय करना। तो देखिए, कमर कसना मुहावरे का सही अर्थ होता है दृढ़ निश्चय करना। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। याद रखिएगा, परीक्षा का प्रश्न है तो दृढ़ निश्चय करना राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में जातिवाचक संज्ञा कौन सी है? ऑप्शन ए गंगा, बी सभा, सी बुढ़ापा, या ऑप्शन डी घोड़ा। तो राइट आंसर आपसे पूछा गया है कि जातिवाचक संज्ञा आपको बतानी है। सरल प्रश्न है और ऐसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं, ऐसा नहीं है कि कठिन ही प्रश्न आएंगे। जातिवाचक संज्ञा आपसे पूछा गया है, सरल प्रश्न है, तो देखिए ऑप्शन डी होगा घोड़ा। घोड़ा क्या है? घोड़ा एक जातिवाचक संज्ञा है। बाकी यहाँ पर जो तीन है, गंगा, सभा और बुढ़ापा, इनके बारे में पढ़ लेते हैं। गंगा व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी, आपको पता है। सभा क्या होगा? समूहवाचक संज्ञा। और बुढ़ापा भाववाचक संज्ञा होगी। ठीक है, याद रखिएगा। चारों ऑप्शन क्लियर है। अगला प्रश्न देखते हैं, सुख दुख में कौन सा समास है? ऑप्शन ए द्विगु समास, बी द्वंद्व समास, सी तत्पुरुष समास, या ऑप्शन डी बहुब्रीहि समास। तो राइट आंसर क्या होगा? सुख दुख में कौन सा समास होगा? सरल प्रश्न है। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी द्वंद्व समास। क्योंकि देखिए, इसको करने की तो ट्रिक भी है, क्योंकि योजक चिन्ह होना चाहिए और विलोम होना चाहिए। ठीक है, अगर आप विग्रह करें तो और या का प्रयोग होना चाहिए। जैसे सुख और दुख, विलोम भी है, योजक चिन्ह भी है, और दोनों पदों की प्रधानता है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, सरल प्रश्न है, द्वंद्व समास सबसे सरल है। अगला प्रश्न देखते हैं, खून खौलना मुहावरे का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए परिश्रम करना, बी सांस तेज होना, या बहुत गुस्सा होना, या ऑप्शन डी विवेकहीन होना। तो खून खौलना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? सरल प्रश्न है, सभी को आना चाहिए। ऑप्शन सी ही राइट आंसर होगा, बहुत गुस्सा होना राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, धन को व्यर्थ ही खर्च करने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? तो देखिए, सभी टॉपिक से एक एक प्रश्न लिया जाता है ताकि आपकी तैयारी अच्छी तरह से हो सके। तो जो भी विद्यार्थी पहली बार क्लास ले रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाली परीक्षाओं को ध्यान में रखकर ही क्लासेस कराई जा रही हैं। तो आप अपनी तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं कि धन को व्यर्थ ही खर्च करने वाले के लिए एक शब्द क्या कहा जाता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी अपव्ययी। अपव्ययी राइट आंसर होता है, जो धन को व्यर्थ खर्च करे। राइट आंसर होगा अपव्ययी। अगला प्रश्न है, तत्सम शब्द का चयन कीजिए। ऑप्शन ए त्वरित, बी हाथी, सी आलस, या ऑप्शन डी खप्पर। तो राइट आंसर क्या होगा? तत्सम शब्द का चयन करना है आपको। तो देखिए, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए त्वरित। त्वरित तत्सम शब्द है और इसका तद्भव शब्द होता है तुरंत। याद रखिएगा, हाथी, आलस और खप्पर ये तीनों ही तद्भव शब्द हैं, क्योंकि आलस का आलस्य होता है, खप्पर का खरपर होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए ही राइट आंसर होगा, त्वरित। त्वरित का होता है तुरंत, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, अल्प विराम चिन्ह कौन सा है? ऑप्शंस दिए गए हैं, आपको बताना है इनमें से कौन सा चिन्ह है जिसे अल्प विराम कहा जाता है। तो देखिए, सरल प्रश्न है। देखिए, ऑप्शन ए में दिया गया है विस्मयादि बोधक चिन्ह। ऑप्शन बी में दिया गया है, इसको कहा जाता है अर्ध विराम। याद रखिएगा। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, इसको ही कहा जाता है अल्प विराम। अल्प विराम चिन्ह कौन सा है, यहाँ पर याद रखिएगा। और ऑप्शन डी, इसको कहा जाता है पूर्ण विराम। ठीक है, क्लियर है आपको? विस्मयादि बोधक, इसको कहा जाता है अर्ध विराम, अल्प विराम और पूर्ण विराम। चारों क्लियर है आपको, याद रखिएगा, ऐसे भी प्रश्न पूछा जाता है। तो अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में बहुवचन शब्द नहीं है। ऑप्शन ए बाल, बी दर्शन, सी हस्ताक्षर, या ऑप्शन डी जनता। तो राइट आंसर क्या होगा? इनमें से कौन सा शब्द बहुवचन नहीं है? तो देखिए, बाल, दर्शन और हस्ताक्षर ये तीनों ही शब्द ऐसे हैं जो सदैव बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पर होगा ऑप्शन डी जनता। ठीक है, याद रखिएगा, जनता बहुवचन शब्द नहीं है, बल्कि यह एक वचन शब्द है। अगला प्रश्न है, उन्मूलन का विलोम शब्द है। ऑप्शन ए आमूलन, बी निमीलन, सी समूलन, या ऑप्शन डी रोपण। तो राइट आंसर क्या होगा? उन्मूलन का विलोम शब्द क्या होता है और ये परीक्षा में पूछा जाता है। याद रखिएगा, उन्मूलन का विलोम शब्द होगा रोपण। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। उन्मूलन का अर्थ होता है उखाड़ना और रोपण का अर्थ होता है रोपित करना। तो ये एक दूसरे के विलोम शब्द हैं। उन्मूलन का विलोम होगा रोपण। अगला प्रश्न है, स्वेद से उत्पन्न होने वाला के लिए एक शब्द है। ऑप्शन ए अंडज, या ऑप्शन बी पिंडज, सी अवयज,
या ऑप्शन डी स्वेदज। तो राइट आंसर क्या होगा? स्वेद से उत्पन्न होने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द होता है ऑप्शन डी स्वेदज। याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, कपित्थ का तद्भव शब्द है ऑप्शन ए कपूर, बी कैथा, सी केला या ऑप्शन डी खजूर। तो राइट आंसर क्या होना चाहिए? कपित्थ का तद्भव शब्द क्या होगा? तो ऑप्शन बी याद रखिएगा कैथा। कपित्थ का तद्भव होता है कैथा। कपित्थ एक तत्सम शब्द है और उसका तद्भव शब्द होगा कैथा। याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, मुकुंद किसका पर्यायवाची शब्द है? ऑप्शन ए विष्णु, बी शिव, सी सूर्य या ऑप्शन डी कामदेव। तो राइट आंसर क्या होगा? मुकुंद किसका पर्याय शब्द है? तो राइट आंसर याद रखिएगा ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा, भगवान विष्णु का। मुकुंद किसका पर्याय शब्द है? मुकुंद किसका पर्याय शब्द अगर आपसे पूछा जाए तो याद रखिए भगवान विष्णु का यह पर्याय शब्द है मुकुंद। अगला प्रश्न है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है ऑप्शन ए चिन्ह, बी विवर्त, सी सूर्य या ऑप्शन डी परीक्षा। तो राइट आंसर क्या होगा? इनमें से कौन सा शब्द है जिसकी वर्तनी शुद्ध है? तो ऑप्शन बी ही राइट आंसर होगा, विवर्त। सरल प्रश्न है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जब राम घर में गया तो वहां कोई भी नहीं था, वाक्य में कौन सा कारक है? ऑप्शन ए कर्म कारक, बी कर्ता कारक, सी अधिकरण कारक या ऑप्शन डी संप्रदान कारक। तो देखिए, जब राम घर में गया तो वहां कोई भी नहीं था, तो वाक्य में कौन सा कारक होगा? ऑप्शन सी अधिकरण कारक ही होगा। क्यों? क्योंकि अधिकरण कारक की विभक्ति क्या होती है? मैं। याद रखिएगा, अधिकरण कारक की विभक्ति होती है मैं, और संप्रदान कारक की जो विभक्ति है वह है को और के लिए। याद रखिएगा, ये भी विभक्ति भी पेपर में पूछी जाती है। को और के लिए विभक्ति किसकी है? संप्रदान कारक की। अधिकरण कारक की विभक्ति है मैं, ठीक है। और कर्ता कारक की विभक्ति क्या है? ने। और कर्म कारक की विभक्ति अगर आपसे पूछा जाए तो क्या होगी? हो। ठीक है, याद रखिएगा, ये सभी विभक्ति आपको आनी चाहिए क्योंकि इनसे भी प्रश्न बनता है। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा अधिकरण कारक। अगला प्रश्न है, त्र ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? ऑप्शन ए कंठ, बी मूर्धा, सी दंत या ऑप्शन डी तालु। तो राइट आंसर क्या होगा? तो देखिए, हर वीडियो में एक प्रश्न आपके लिए दिया जाता है, तो ये लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। तो राइट आंसर जो भी हो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, यानी एक टेस्ट प्रश्न के तौर पर आपको दिया जाता है एक प्रश्न। तो जो भी राइट आंसर हो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। तो ये था आज की क्लास का लास्ट प्रश्न। और जो भी विद्यार्थी पहली बार क्लास ले रहे थे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपको पता है कि चैनल पर डेली ही ऐसी क्लासेस कराई जा रही हैं जो आपकी आने वाली परीक्षाओं के लिए काफ़ी कारगर साबित होंगी। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अपनी तैयारी के लिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।